हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पे। और मैं जीएस में पर्यावरण पारिस्थितिकी की क्लास पढ़ा रहा हूं यूपीएसआई के लिए, और एक क्लास हो चुकी है और आज मैं उसके आगे से शुरू करूंगा। आपको जहां हमने पारितंत्र पढ़ाया था वहीं से आगे की आज की कक्षा प्रारंभ होगी। तो आप पिछली क्लास में जहां तक पढ़ा था आपने, वो टॉपिक था पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र या आप कह सकते हैं इसे पारितंत्र, दोनों एक ही बातें हैं। मैंने आपको बताया था कि दोनों टर्म एक ही है। पारितंत्र, हमको क्या पढ़ना है? पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र को इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं और पारितंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम आपको पढ़ना है। थोड़ा सा हमने देखा था कि क्या होता है पारितंत्र का प्रयोग। सबसे पहले प्रयोग किसने किया इस शब्द का प्रयोग, और इसके बाद इसकी अवधारणाएं क्या हैं ये हमने देखा, इसके प्रकार देखा। अब हम इसके घटक देखेंगे। एक लाइन में आप जान लेते हैं हम कि जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक तथ्यात्मक सवाल पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और कब किया। 1935 में, 1935 में एजी टेंसले ने किया। एजी टेंसले ने इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया इस शब्द का। ये परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिए। जैसे आपने पर्यावरण के बारे में सीखा था कि इन्विरॉन शब्द जो था वो फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द था पर्यावरण के लिए, वैसे पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया। और कब किया? 1935 में या 1935 में। अब देखिए पारितंत्र था क्या, हमने बताया था आपको, एक बार फिर से स्पष्ट कर दें। पारितंत्र शब्द का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है पर्यावरण से संबंधित शब्द है ये। पारितंत्र में होता क्या है? पारितंत्र में जीवी समुदाय होता है, जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी जीवी समुदाय होते हैं उनका और किसके साथ संबंध है? जैवीय समुदाय का अजैविक समुदाय के साथ संबंध है, अजैविक कारकों के साथ संबंध है, उनकी परस्पर क्रियाएं हैं, उनकी परस्पर निर्भरता है। यही पारितंत्र की पहचान है। अब देखिए पारितंत्र में मैंने आपको बताया था कि ये एक क्रियाशील इकाई है। जैसे कि आप देखेंगे पारितंत्र क्या है? एक क्रियाशील इकाई है। जैसे मान लीजिए ये पारितंत्र है, ये एक छोटे रूप में भी हो सकता है। जैसे आपका एक पार्क है, आपका एक अपने घर का पार्क है, ये भी पारितंत्र हो सकता है। और पूरा जैव मंडल, जिसको हम जैव मंडल कहते हैं, जैव मंडल, इंग्लिश में हम इसको बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर या जैव मंडल मतलब जहां पर भी जीवन का अस्तित्व है। जैव मंडल में वायुमंडल भी आएगा, जल मंडल भी आएगा और स्थल मंडल भी आएगा। जहां पर भी जीवन का अस्तित्व है, ये पारितंत्र का सबसे बृहद रूप है। जैव मंडल सबसे बृहद रूप है। और इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? जैसे कोई पार्क हुआ, या एक छोटे से तालाब का भी अपना एक पारितंत्र होता है, या एक छोटी सी गौशाला होती है जिसमें 2-4 गाय बंधी रहती हैं, वो भी पारितंत्र का ही एक प्रकार है। तो पारितंत्र की छोटी इकाई भी हो सकती है और जैवमंडल तक बड़ी इकाई भी हो सकती है। यही पारितंत्र है, जहां जीवी समुदाय अपने अजैविक कारकों के साथ या भौतिक कारकों के साथ परस्पर प्रतिक्रिया करता है और अपने भोजन, आवास, प्रजनन, वृद्धि, इन सब जैविक क्रियाकलापों के लिए ये एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। यही पारितंत्र है सरल शब्दों में। अब पारितंत्र तो आप समझ गए। पारितंत्र के प्रकार क्या है? हम ज्यादा से ज्यादा इन्हें कितने भाग में बांट सकते हैं? पारितंत्र को हम कितने भागों में वर्गीकरण इसका कर सकते हैं, आइए देखा जाए। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया इसमें 3 चीजें हैं। स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जल मंडल है। तो जीवन का जो प्रसार है वो स्थल मंडल और जल मंडल में ज्यादा है। वायुमंडल में भी है लेकिन वायुमंडल में उतनी अधिक मात्रा में नहीं, तो इसलिए हम जल मंडल, स्थल मंडल को फोकस करते हैं। तो अगर आप देखिए पारितंत्र के प्रकार में, तो पारितंत्र के प्रकार में हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। 2 भागों में बांटेंगे हम इसको। ये स्थल मंडल एक ले लेंगे और दूसरा क्या ले लेंगे? दूसरा हम जल मंडल ले लेंगे, या हम कह सकते हैं जलीय, जिसको एक्वाटिक भी कह सकते हैं। एक्वाटिक एक जलीय पारितंत्र हो गया, दूसरा क्या हो गया? स्थल मंडल का। इसको हम टेरेस्ट्रियल कह सकते हैं इंग्लिश में, टेरेस्ट्रियल।
जो स्थल शब्द को निरूपित करता है। तो स्थल मंडल का पारितंत्र और जलीय मंडल का पारितंत्र। देखिए आप दो चीजें हैं, दो चीजों को भी हम कई उदाहरण से समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें स्थल मंडल में आती हैं, कौन सी जलीय मंडल में आती हैं। देखिए स्थल मंडल में सबसे प्रमुख शब्द है जो आपको ध्यान देना है वो है बायोम। वो क्या है? बायोम। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है लेकिन प्रचलित यही है। इसको हम जैव क्षेत्र भी कह सकते हैं, जैव क्षेत्र भी कह सकते हैं हिंदी में, जैव क्षेत्र, लेकिन बायोम से प्रचलित है। बायोम जो होता है स्थलीय मंडल का ही एक प्रकार होता है। बायोम बहुत सारे होते हैं, पाए जाते हैं। इस पृथ्वी पे बहुत सारे बायोम हैं, लगभग 1 दर्जन से अधिक बायोम पाए जाते हैं। हम इनको क्रम से देखेंगे। जलीय में क्या होता है? जलीय में आप जानते हैं कि जल 2 तरीके का होता है, या तो वो लवण जल होता है जिसको हम सलाइन वाटर कहते हैं, या तो मृदु जल, मीठा जल या फ्रेश वाटर कह सकते हैं उसको। तो इसके आधार पे भी उनका अपना अपना पारितंत्र होता है। जैसे हम जब इसको विभक्त करेंगे, हम अगली स्लाइड में देखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम स्थल देखते हैं। स्थल में अगर हमने बायोम को समझा, बायोम क्या है? बायोम में 2 बातें आपको समझनी है। ये पारितंत्र का स्थलीय भाग, पहली चीज क्या समझनी है आपको? ये किसी भी पारितंत्र का स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग। दूसरी चीज आपको क्या समझनी है बायोम में? बायोम में ये अपने आप में विशेषित होता है, मतलब कोई भी बायोम एक दूसरे से संबंधित नहीं होता। हर बायोम का अपना एक अलग पारितंत्र होता है। किन आधारों पे? उसकी वनस्पति के आधार पे, वनस्पति के आधार पे, जंतुओं के आधार पे, जंतुओं के आधार पर, और मृदा स्वरूप के आधार पे। मृदा स्वरूप, जलवायु भी एक कारक है। मतलब हर बायोम की अपनी एक अलग वनस्पति होगी, अलग अलग जंतुओं के प्रकार होंगे, और मृदा स्वरूप मतलब अलग तरह की मिट्टी वहां पाई जाएगी। ये एक अलग पारितंत्र को बनाती है। मतलब हर बायोम विशेषित होता है, स्पेसिफाइड होता है। इसमें जलवायु के भी कारक को रख सकते हैं। मतलब एक बायोम की जलवायु दूसरे बायोम से अलग होती है। जैसे आप मरुस्थल के बायोम को अगर देख रहे हैं तो मरुस्थल का बायोम समतल मैदान के बायोम से बिल्कुल अलग होगा। वहां की जलवायु अलग होगी, वहां की मिट्टी अलग होगी, मृदा का जो संगठन होगा वो अलग होगा। जंतुओं का आधार मतलब जंतुओं के जो प्रकार होंगे, जो मरुस्थल में जंतु पाए जाएंगे वो समतल मैदान में कभी नहीं पाए जाएंगे। और वनस्पतियां भी बिल्कुल अलग होंगी। जैसे आपने देखा होगा मरुस्थल की वनस्पतियां कटीली होती हैं। तो ये जो है, ये जो आधार है, इसके आधार पर, यही आधार जो कारक पाए जाते हैं, इन्हीं के आधार पर हर बायोम अलग अलग प्रकार से विभक्त होता है। मरुस्थल का बायोम अलग, समतल मैदान का अलग, घास के मैदान का अलग, वन का अलग। इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो ये स्थलीय भाग का एक रूप है बायोम। अब देखिए बायोम में कुछ महत्वपूर्ण बायोम हम देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बायोम हम देखेंगे कि कौन कौन से बायोम ऐसे हैं। देखिए अगर पूरे विश्व में, पूरी धरती पे बायोम को बांटा जाए तो मोटे तौर पे हम 3 भाग, जैसे आप समझ रहे हैं पारितंत्र का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जहां पर जैविक और अजैविक कारक हैं उनका आपस में अंतर संबंध है। तो बायोम के स्थलीय भाग में हमको पता है कि इस पृथ्वी पे 2-3 तरह की जलवायु के कारक हैं। जैसे आप अगर इस पृथ्वी के रूप को देखें, ग्लोब को, तो ये आपको पता है कि ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। जो आपकी ये भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री पे है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध है, ये आपको पता होगा। ऊपर का जो कटिबंध है आपका शीत कटिबंध है। ये कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध है। ये चाहे उत्तर की तरफ हो, चाहे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है डायरेक्शन, और ये वेस्ट है। अब देखिए यहां पर जो बीच का क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहां पर आर्द्रता होती है, पर्याप्त मात्रा में बरसात होती है, जैव विविधता सबसे ज्यादा यहीं पाई जाती है। आपका जो शीत का क्षेत्र है, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, यहाँ का एक अलग तरह का बायोम है। मतलब यहाँ का जो स्थल होगा वहां का पारितंत्र एक अलग तरह से होगा। अब मान लीजिए बीच में ये भाग आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका का, आप एशिया का देख रहे हैं, यूरोप का देख रहे हैं, यहाँ भी एक अलग तरह का बायोम पाया जाता है। यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, तो इनका एक अलग तरह का बायोम होता है। तो अगर हम मोटे तौर पर माने तो मोटे तौर पर एक तो उष्णकटिबंधीय बायोम हो गए, दूसरे कौन से हुए?
शीत बायोम हुए जो टुंड्रा और टैगा, एक टुंड्रा में पाया जाता है, जैसे ये जो शीत कटिबंध वाला बायोम होगा इसको टुंड्रा बायोम कहेंगे। टैगा क्या होता है? टैगा बस इसके नीचे जो यहाँ पर ये क्षेत्र आप देखते हैं, ये क्षेत्र जो है टैगा बायोम के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा जो ये स्थान है आप देखते हैं शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध के बीच में, चाहे वो उत्तर में हो चाहे वो दक्षिण में हो, ये स्थान क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। क्यों? जिसमें शीत कटिबंध की भी दशाएं पाई जाती हैं और उष्ण कटिबंध की दशाएं पाई जाती है, मतलब ये बहुत अनुकूल जलवायु होती है। तो यहाँ कृषि के लिए बहुत अनुकूल अवस्थाएं पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा कृषि उत्पादकता इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ का एक अपना अलग बायोम है, मतलब एक बायोम तो हम समझ सकते हैं उष्ण कटिबंधी, एक बायोम समझ सकते हैं टुंड्रा बायोम, जहां पर हिमाच्छादित रहती है, चोटियां रहती हैं, जहां पर बर्फ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, वहां पर जो है वनस्पतियों के उगने की संभावना बहुत कम होती है। और दूसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंधी बायोम, जो कि इन दोनों के बीच पाए जाते हैं। ये तो विभक्तिकरण जो हमने बताया मोटे मोटे तौर पे 3 भागों में हुआ, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं कि पारितंत्र के लिए जो बायोम है वो ज्यादा से ज्यादा कितने हैं। कुछ जानकारी आप जान लीजिए बायोम के बारे में। देखिए, अब मान लीजिए उष्णकटिबंध तो आपने समझ लिया, लेकिन उष्णकटिबंध में कौन कौन से देश आते हैं? अपना भारत भी आता है इसमें, अपना जो है चाइना भी आता है, अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से इसमें आते हैं, अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से इसमें आते हैं। यहाँ की एक अलग तरह की वनस्पति है और प्राणी जात पाया जाता है। यहाँ पर घास के मैदान, सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, वो भी आप जानते हैं। अब देखिए, बहुत ज्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूं। जैसे टुंड्रा बायोम आप जान लीजिए, टुंड्रा बायोम जो होता है ये कहां पाया जाता है? धरती पे जो है टुंड्रा बायोम देखिए उत्तर में और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में, जो कि मैंने आपको मैप से बताया। उत्तर और दक्षिण में आपको जो है जहां पर बर्फ की चोटियां हैं, जहां पर बर्फ हमेशा जमी रहती है, वहां पर टुंड्रा बायोम पाया जाता है। यहां पर तापमान बहुत निम्न रहता है। जब आप इसके नीचे आएंगे तो कौन सा बायोम पाया जाएगा? टैगा वाला जो बायोम होता है ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, जहां हमने दिखाया ग्लोब में आपको, वहीं पाया जाता है। तीसरे जो बायोम होते हैं वो शीतोष्ण होते हैं। शीतोष्ण भी मैंने आपको एक आउटलाइन दिखा दिया, आपने समझा होगा। शीतोष्ण बायोम भी पाए जाते हैं टैगा से नीचे। यहाँ और अनुकूल दशाएं होती हैं और यहाँ पर उष्णता भी पर्याप्त रहती है और शीत ऋतु भी पर्याप्त रहती है, मतलब अनुकूल दशाएं हैं, कृषि के लिए बहुत अनुकूल दशाएं हैं। तो ये कृषि उत्पादक क्षेत्र है, चाहे चाइना हो, भारत भी इसमें आता है, भारत के भी हिस्से हैं, पश्चिमी चाइना हो, आपका जापान है, न्यूजीलैंड है, ये सारे देश इसी में आते हैं। तो शीतोष्ण दशाओं वाला बायोम ये हो गया। इसके बाद बहुत सारे बायोम, जैसे सवाना का बायोम अपना अलग बायोम है। तो उष्णकटिबंधीय आपने समझा है कि जो भी भूमध्य रेखा है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां बारिश बहुत होती है, आर्द्रता भी बहुत होती है और तापमान भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वहां की अपनी जैव विविधता है, वहां जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, बायोम बहुत समृद्ध होता है। वो 7% भाग को कवर करता है और 40% जैव विविधता वहां पाई जाती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वहां का बायोम काफी समृद्ध है। तो ये तो हो गया, इसके आगे डिटेल में नहीं जाएंगे, शायद आपके लिए आवश्यक भी नहीं होगा, बस इतना आप जान लीजिए। अब आप इसके बाद देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे स्थलीय भाग के अलावा, स्थलीय भाग में तो आप बायोम देखते हैं, और जलीय भाग में क्या क्या चीजें शामिल हैं। जलीय में आप देख लीजिए थोड़ा सा। जलीय में हम 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। एक तो लवण जल हो गया, नमकीन पानी, लवण जल हो गया मतलब नमकीन पानी, और दूसरा क्या हो गया? मृदु जल। और इनका अपना अपना अलग बायोम है। अब देखिए, लवण जल को हम सलाइन वाटर भी कहते हैं, इंग्लिश भी जानते रहिएगा, सलाइन वाटर। और ये इसका क्या होगा? फ्रेश वाटर। देखिए दोस्तों, जो हम समुद्र का पानी देखते हैं ये लवण युक्त होता है, नमकीन होता है, इसकी वनस्पतियां और जीव जंतु सब अलग होते हैं। और यहाँ पर जो बायोम पाया जाता है वो बिल्कुल अलग होता है मीठे पानी के स्रोतों से। जैसे आप मृदु जल आप देखेंगे कहाँ पाया जाएगा? नदियों में, झीलों में, दलदल,
दलदल हिस्सा वो होता है जो स्थलीय भाग और जलीय भाग के बीच में संधि क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर मीठा पानी या फ्रेश वाटर होता है। अब सलाइन वाटर का बायोम होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो आएगा समुद्र, आपका समुद्र या हम महासागर जिसको कहते हैं, समुद्र या महासागर कह सकते हैं। इसका पानी जो होता है वो क्या होता है, लवण युक्त होता है, नमकीन होता है। सी आएगा इसमें, ओशियन आएगा। दूसरी चीज क्या आएगी इसमें, दूसरी चीज इसमें क्या आएगी, आपने मूंगा का नाम सुना होगा। मूंगा की भित्तियां होती हैं, कोरल रीफ्स जिनको बोलते हैं, मूंगा की चट्टानें होती हैं। ये होती क्या है, समुद्र में नमकीन पानी में एक जीव होता है मूंगा। जब ये मृत प्राय हो जाता है तो इसकी अस्थियां जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, ये एक जगह इकट्ठा होकर एक तरह का पारितंत्र बनाती हैं। ये भी जीवों का एक स्थल है, इसमें बहुत सारी वनस्पतियां, बहुत सारे जीव जंतु आश्रय लेते हैं और इनका एक अलग तरह का अपना बायोम है। तो आप दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि ये भी सलाइन वाटर में ही आता है। सलाइन वाटर के बायोम में इसका भी उदाहरण आप रख सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मूंगा की चट्टानें कह सकते हैं। मूंगा की चट्टानें, मूंगा की चट्टानों को हम क्या कहते हैं, कोरल रीफ्स कहते हैं। कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स कहते हैं इनको। तो देखिए मूंगा की चट्टानें भी सलाइन वाटर के बायोम का एक उदाहरण है। एस्चुरीज भी होती हैं, ज्वार नदमुख, जो ज्वार नदमुख होता है जिसको इंग्लिश में एस्चुरीज कहते हैं, ये भी सलाइन वाटर का ही एक एग्जाम्पल है बायोम का। तो ये देखिए ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सलाइन वाटर के। मृदुजल तो आपको पता ही होगा, नदियों का, झीलों का, तालाब का, और ये दलदल का ये जो बायोम होता है ये इस पानी से अलग तरह से विशेषित होता है। मतलब इनका बायोम अलग, इसमें जो मछलियां पाई जाएंगी, जीव पाए जाएंगे, वनस्पतियां पाई जाएंगी, वो इसमें नहीं पाई जाएंगी। तो ये आपने देखा प्रकार, ये आपने क्या देखा, पारितंत्र के प्रकार। स्थलीय या टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक्वाटिक या जलीय हो सकता है। और स्थलीय में भी जैसा कि आपने बायोम देखा कि उष्णकटिबंधीय बायोम अलग है, सवाना बायोम अलग है, टुंड्रा बायोम अलग है, टैगा बायोम अलग है। जलीय में हमने क्या क्या देखा, जलीय में हमने इसको दो भागों में बांटा। पहला, मीठे पानी के जल के स्रोत जहां है वहां का बायोम अलग होगा, जैसे नदियां, झीलें, तालाब, दलदल, ये सारे मीठे पानी के स्रोत हैं और यहाँ का बायोम बिल्कुल अलग होगा। मतलब यहाँ का जो पारितंत्र होगा वो बिल्कुल अलग होगा। कैसे, यहाँ के पारितंत्र में जो जीव वनस्पतियां पाई जाएंगी, जो वहाँ की जलवायु होगी या छोटे कारक होंगे, वो बिल्कुल अलग होंगे। किससे, लवण वाले जल से। लवण वाले जल में हमने क्या देखा, जैसा कि हम समुद्र और महासागर जानते हैं, इसका पानी नमकीन होता है, तो यहाँ की वनस्पतियां अलग होंगी। मतलब यहाँ का पारितंत्र बिल्कुल अलग होगा। मूंगा की चट्टानें जिनको कोरल रीफ्स कहते हैं, कोरल रीफ्स के बारे में ये जान लीजिए। मूंगा की चट्टान, ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी चट्टान है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो मूंगा की चट्टानें हो गई जिसको कोरल रीफ्स कहते हैं। और ज्वार नदमुख होता है, वहां भी जहां पर समुद्री जल मिलता है वहां पर भी उसका अलग तरह से पारितंत्र पाया जाता है। तो ये पारितंत्र के प्रकार हो गए। पारितंत्र आपने समझा, पारितंत्र के प्रकार समझा। अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो मिलकर पारितंत्र को बनाते हैं। मतलब हम कंपोनेंट्स देखेंगे। कंपोनेंट्स में देखिए, कंपोनेंट्स में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं। मतलब घटक, किसके घटक, पारितंत्र के। पारितंत्र के घटक हम समझेंगे, पारितंत्र के घटक। मतलब हम यहां कंपोनेंट्स देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम। अब हम कंपोनेंट्स देखेंगे कि मतलब कोई पारितंत्र किन चीजों से मिलकर बना होता है। देखिए तीन चीजें शामिल होती हैं इसमें। पहला, जीवी, जीवी को हम जैविक भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बायोटिक, बायोटिक या जीवी। दूसरा हम इसको क्या कह सकते हैं, अजैविक या अजीवी, अजीवी। तीसरा हम क्या कह सकते हैं, ऊर्जा या एनर्जी। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा है एनर्जी।
मतलब कंपोनेंट्स में अगर हम घटक में देखते हैं तो पहला घटक क्या होगा हमारा, जीवी होगा, जो बायोटिक मतलब जिनमें जीवन है वो इसमें आएगा। जिनमें जीवन नहीं है ये अजीवी होगा, या इसको अबायोटिक भी कह सकते हैं, अबायोटिक, इसको फिजिकल भी कह सकते हैं, भौतिक भी कह सकते हैं। और तीसरा क्या आएगा, ऊर्जा। ऊर्जा भी किसी पारितंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। ऊर्जा का प्रवाह हम देखेंगे। अब देखिए पारितंत्र के घटक में जीवी, अजीवी और ऊर्जा का विवरण कैसे है, थोड़ा सा एक स्लाइड में आपको मैं दिखाना चाहूंगा, उससे आप थोड़ा सा समझ जाएंगे अच्छे से। देखिए एक स्लाइड आपके सामने है, ये जैसे आपके सामने एक इकोसिस्टम है, ये एक तरह के तालाब का इकोसिस्टम है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये तालाब है आपके सामने, ये आप देख रहे हैं ये तालाब है, इसमें छोटे छोटे शैवाल हैं, और ये आप देख रहे हैं घास का मैदान है, एक वृक्ष है, और ये हमारा सूरज है, और एक छोटा सा प्राणी खरगोश है, ठीक है, पानी है ये। अब आप ये मृदा है या सॉइल है। अब यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिए, आपके सामने जो ये पिक्चर है एक इकोसिस्टम की, ये तालाब का पारितंत्र कह सकते हैं इसको। और इसमें आप देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीवी घटक हैं और अजीवी घटक हैं, और तीसरी चीज ऊर्जा संघटक। तो हम एक एक को समझेंगे। यहां पर आप पिक्चर को देख पा रहे होंगे, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बायोटिक या जीवी हैं, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अजीवी हैं या अबायोटिक हैं। देखिए नॉन लिविंग यहां लिखा हुआ है। नॉन लिविंग मतलब जिसमें जीवन नहीं होता। अब लिविंग क्या है, जिसमें जीवन होता है। तो जाहिर सी बात है ये जो लिविंग है ये क्या है, लिविंग जीवी घटक है, जिसको बायोटिक कंपोनेंट हम बता रहे हैं। अब जीवी घटक में क्या इसने क्या इंडिकेट किया है, इस शैवाल को, मतलब ये प्लांट का एक एग्जाम्पल है, फ्लोरा का एक एग्जाम्पल है, वनस्पति का एक एग्जाम्पल है। तो जीवन तो इसमें होगा, इसमें इसने इसको इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन इसको भी इंडिकेट हम कर सकते हैं। खरगोश जो यहाँ बैठा हुआ है देख पा रहे होंगे आप, ये भी जीवी संघटक का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। मतलब ये फ्लोरा हुआ, ये फाना हुआ, ये वनस्पति हुई, और ये क्या हुआ, जंतु हुआ। तो ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब नॉन लिविंग में क्या आएगा, नॉन लिविंग में इसने पत्थर को इंडिकेट किया। ये जो पत्थर है वो क्या है, नॉन लिविंग है, मतलब जिसमें जीवन नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पत्थर, मिट्टी, जैसे यहाँ है, ये मिट्टी हो चाहे पत्थर हो चाहे ये एयर हो, इन सब में जीवन नहीं होता। ये किस में आते हैं, अजीवी कारकों में आते हैं, मतलब अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा किसी भी पारितंत्र के ये बहुत महत्वपूर्ण घटक होते हैं, और इनकी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। चाहे वो एयर हो, चाहे वो कोई पत्थर हो या मिट्टी हो या जल ही क्यों ना हो। जैसे यहाँ आप जल देख रहे हैं, इस तालाब का जो जल है ये किस में आएगा, जल में रहने वाले जीव तो जीवी घटक में आएंगे, लेकिन जल अपने आप में क्या होगा, अजैविक घटक होगा या अजीविक या अबायोटिक होगा। तो आप अच्छे से समझ पाए यहाँ पर नॉन लिविंग क्या है और लिविंग क्या है। ये देखिए इकोसिस्टम का एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। और जो तीसरा घटक आप देख रहे थे, तीसरे घटक में भी यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारा सूरज। हमारा जो सूर्य है ये ऊर्जा संघटक का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मतलब हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, हमें ऊर्जा सबसे ज्यादा जो सबसे प्रमुख स्रोत है हमारे सूर्य से प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा, जो कि विकिरण ऊर्जा के रूप में इस धरती पे आती है। और यहाँ जो आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं, चाहे वो शैवाल हो चाहे ये वृक्ष हो, वृक्ष या प्लांट्स जो होते हैं, ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, कार्बनिक ऊर्जा, जिसको भी आप समझ लीजिए, इसमें परिवर्तित करते हैं। कैसे परिवर्तित करते हैं, इनकी एक प्रक्रिया होती है जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये इसके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, एक तो सूर्य से ये ऊर्जा प्राप्त कर ही रहे हैं प्रकाश के रूप में। दूसरी चीज, इनकी पत्तियों पे क्लोरोफिल पाया जाता है या हरित लवक पाया जाता है, उसकी उपस्थिति। और ये जल लेते हैं, ये अपनी जड़ों से धरती से जल प्राप्त करते हैं, खनिज लवण प्राप्त करते हैं, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड न कि ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित करते हैं, जिससे अपना ये भोजन बनाते हैं। अब यही भोजन बना के ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं अपने जैविक कार्यों के लिए। मतलब प्लांट्स में, पौधों में, वनस्पतियों में जो उनके जैविक कार्य संपादित होते हैं उसके लिए ऊर्जा ये इसी से प्राप्त करते हैं। अब लेकिन इसके बाद भी उनके पास ऊर्जा का भंडार बचा होता है। तो जो बची हुई ऊर्जा है, संचित ऊर्जा है, वो अपने भागों में
इकट्ठा करते हैं। जैसे हर पौधे में, हर वृक्ष में या हर तरह का वर्गीकरण, जो भी अलग अलग पौधे, अलग अलग सब्जियां, अलग अलग तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, सब में ऊर्जा के भंडार के संचित करने का अलग अलग स्थान होता है। कहीं फल में इकट्ठा हुआ, कहीं उसके जड़ में इकट्ठा हुआ। जैसे मूली का आप जो है ऊर्जा का स्रोत आप देखते हैं उसकी जड़ों में पाया जाता है, आलू का तने में पाया जाता है, किसी का तने में पाया जाता है, गन्ने में आप देखते हैं, किसी का फल में, सेब का आप देखते हैं फल में संचित रहता है। तो अब इस ऊर्जा, जो ऊर्जा संचित रहती है भोज्य पदार्थों के रूप में, इसका हम जैसे जीव, चाहे हम मनुष्य हो और सारे जंतु हो जो इन पे ऊर्जा के लिए निर्भर हैं, इनको खा के अपने भोजन के माध्यम से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और अपने दैनिक जीवन के कार्यों को, जैविक क्रियाकलापों को संपादित करते हैं। जैसे श्वसन हुआ, प्रजनन हुआ, वृद्धि हुई, ये सारी चीजें। इसलिए कहीं ना कहीं हम इन पे निर्भर हैं, इन स्वपोषियों पे हम विषमपोषी निर्भर हैं। यहां पर आपने ऊर्जा भी देख ली, ऊर्जा का घटक भी आपने यही पिक्चर में देख लिया कि हमारी ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। इस सूर्य की ऊर्जा को इस वृक्ष ने, पौधे ने लिया और इसने, जलीय जो शैवाल है, देखिए यह भी प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाता है। जल में भी प्रकाश की किरण जाती है और ये अपना भोजन बनाता है। फिर जलीय, जो जलीय जीव हैं वो इनको खा के, छोटी छोटी मछलियां हैं, कीट पतंगे, वो इनको खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये आपने देखा, ऊर्जा संघटक को भी इस पिक्चर में समझ लिया। ऊर्जा संघटक में दोस्तों एक तो सौर ऊर्जा है और दूसरा जो प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है ऊर्जा संघटक में, वो भूतापीय ऊर्जा है, जिसको हम जियोथर्मल पावर कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है? देखिए ये धरती का तल है। धरती के तल के भीतर हम जानते हैं अंदर तापमान बहुत ज्यादा है, मैग्मा होता है, जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, ये तप्त होता है पूरी तरह से। और धरती के अंदर बहुत सारे रेडियो सक्रिय तत्व भी पाए जाते हैं, यूरेनियम है, थोरियम है, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो इनसे ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ये सारी ऊर्जा धरती के अंदर जो रहने वाला पानी है, जल है, उसको ये गर्म करती है। जब ये गर्म होता है पानी, तो जहां भी ये कमजोर स्थल पाएगा, धरती की सतह पे जहां भी ये कमजोर जगह पाएगा, वहां से पानी फुहार के रूप में या यहां तोड़ के ये एक सोता बना लेता है, ये फुहार के झरने के रूप में निकलता है। तो यही भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है, जिसको हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। बहुत सारे देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तकनीकी रूप से सक्षम जो देश है वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा के उत्पादन में। तो ये दो ऊर्जा है जो ऊर्जा संघटक में आती है किसी भी प्राकृतिक पारितंत्र में। तो देखिए आपने पारितंत्र को भी अच्छे से समझ लिया। अब देखिए जीवी कारक हो गए, अजीवी कारक हो गए और ऊर्जा का संगठन हो गया। अब पारितंत्र में आपको और क्या समझना है? अब हम आराम से समझेंगे कि जीवी कारक, चूंकि काफी चीजें उसमें हैं, तो जैविक कारकों में हम एक एक चीज करके देखेंगे उसमें कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं। जीवी कारकों को हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। जीवी कारक या जैविक कारक या जैविक संघटक। जैविक संघटक मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये बायोटिक होता है, बायोटिक। बायोटिक को हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें, देखिए बायोटिक है या जैविक है तो आपको पता ही है कि ऐसी सारी चीजें, सारे जीव, सारी वनस्पतियां जैविक कारकों में आएंगी। मतलब इसको मूलतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होगा आपका वनस्पति, पहला क्या होगा? वनस्पति। और दूसरा क्या होगा? आपका जंतु। इनको हम फ्लोरा कहते हैं, इंग्लिश में हम इनको क्या कहते हैं? फ्लोरा। और इनको क्या कहते हैं? फाना। ये इंग्लिश के टर्म्स भी आप जानते रहेंगे तो आपके लिए समस्या नहीं होगी। मान लीजिए परीक्षा में कभी पूछा जाए, कोई शब्द पे आपको कंफ्यूजन हो तो आपके लिए आसानी होगी। देखिए आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो जीव हमारे आसपास हैं, चाहे वो वनस्पतियों के रूप में हो या जंतु के रूप में है, क्या जीवन केवल इन्हीं में पाया जाता है या जैविक संघटकों में हम केवल इन्हीं को शामिल करेंगे? शायद आप सोच रहे होंगे हाँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पारितंत्र में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। हम उन्हें नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन उनका अपना महत्व है पारितंत्र में, उनका अपना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और वो अपना काम चुपचाप करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हम सूक्ष्म जीवों को भी शामिल कर सकते हैं। हम इसमें सूक्ष्म जीवों को भी शामिल करते हैं। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोब्स। इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। इनका अपना काम है। अब हम उसको बताएंगे, क्रम से बताएंगे कि इनका अपना क्या काम है। देखिए वनस्पति को समझेंगे सबसे पहले, वनस्पति को हम सबसे पहले समझेंगे।
दोस्तों जैविक कारकों में वनस्पति को जब हम समझेंगे तो हमने आपको थोड़ा सा बता ही दिया कि वनस्पतियां क्या हैं। वनस्पतियां सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में बदलती हैं, कार्बनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में बदलती हैं। इसी रासायनिक का कार्बनिक ऊर्जा से वो अपने जैविक कार्य संपादित करती हैं और हम जैसे जंतुओं को, हम जैसे मनुष्यों को, इनको क्या करती हैं, ऊर्जा को ग्रहण करने में भोजन के माध्यम से मदद करती हैं। हम इन पे निर्भर करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये ऊर्जा का प्राथमिक उत्पादक, ये क्या है, ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक, मतलब जो सौर ऊर्जा आती है उसको ये ग्रहण करके ऊर्जा का संग्रहण करते हैं, निर्माण करते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक कौन हुए, यही हुए, प्राइमरी प्रोड्यूसर उनको कहा जाता है। इन्हीं के माध्यम से जंतु ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। अब देखिए प्राथमिक उत्पादकों में होता क्या है, हरे पौधे होते हैं। ये हरे पौधे जो भोजन बना सकते हैं, आपने पढ़ा क्लोरोफिल की मदद से। तो इनका वर्गीकरण तो हो गया, इसके अंदर बहुत नहीं जाएंगे। जंतुओं में हमको थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा कि जंतुओं में चूंकि क्या है कि उपभोक्ता पाए जाते हैं तो उसमें कई श्रेणियां बनी हुई हैं। आप खाद्य श्रृंखला भी जब पढ़ेंगे तो आप उसको देखेंगे कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, द्वितीय श्रेणी के हैं, तृतीय श्रेणी के हैं। उनका अपना भोजन की अपनी श्रृंखला है, भोजन का तरीका है जिसके आधार पर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी में बांटे गए हैं। और उसमें यह भी होता है कुछ परभक्षी होते हैं, परजीवी होते हैं। और एक बात तो कंफर्म है कि वो प्राथमिक उत्पादकों पे या हरे पौधे पे पूरी तरह निर्भर हैं, ये बात पूरी तरह सच है। लेकिन उनका अपना क्या वर्गीकरण है ये हम अगली क्लास में आपको समझाएंगे डिटेल में, ये आपको समझना होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और सूक्ष्म जीवों का एक अपना कार्य है प्रकृति में, ये प्रकृति के मेहतर कहे जाते हैं, प्रकृति की सफाई करते हैं और मृत जीवों का अपघटन करते हैं। तो इसको हम क्रम से समझेंगे दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। जंतुओं का वर्गीकरण हम भोजन के आधार पर या खाद्य श्रृंखला में उनके अपनी भूमिका के आधार पे अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत बेहतरीन समझ में आई होंगी, और जो नहीं समझ में आए आप कमेंट में या ग्रुप में उसको शेयर कर सकते हैं और अगली क्लास में मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।